नंबर 1 जो है यह देखो आपको यहाँ पे मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा उपकरण जो है आपका देखो यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध को मापता है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एमीटर, पोटेंशियोमीटर, वोल्टामीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें आपका ओम मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सभी बताएंगे क्या होगा। डी में आपका ओम मीटर है ऑप्शन में, ध्यान में रखना। तो देखो वह उपकरण जो कि आपका विद्युत प्रतिरोध को मापता है वो उपकरण कौन सा है, तो वह उपकरण है देखो ओम मीटर। ओम मीटर के द्वारा से जो है विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा देखो ऑप्शन डी, ओम मीटर। जो ओम मीटर है इससे जो हम लोग विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका क्या क्वेश्चन किया गया है कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। विच गैस of the atmosphere protects us from getting scorched by the intense rays of the sun, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर ओजोन। तीन ऑप्शन है, बताइएगा सभी क्या होगा। निम्न में से जो सूर्य की तीव्र किरणें होती हैं उससे झुलसने से कौन सी गैस जो है हमारी रक्षा करती है, क्या होगा राइट आंसर। तो लगभग सभी को पता है उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है देखो ऑप्शन सी, जो ओजोन गैस है वो जो है सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से हमारी रक्षा करती है। चलो अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला हुआ है, ये सवाल देखो आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन मिला हुआ है आपको यहाँ पे, क्या क्वेश्चन देखो आपका, तो ये सवाल आपका यहाँ पे जो है ये देखो आपको दिया गया है। क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे मिला हुआ है। क्वेश्चन किया गया आपसे कि पानी में लोहे की सुई, देखो दिया हुआ है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरते रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। एन आयरन नीडल सिंक्स इन वाटर बट द शिप फ्लोट्स ऑन विच प्रिंसिपल इज इट्स बेस। पास्कल, आर्किमिडीज का सिद्धांत या फिर केपलर का सिद्धांत, किस नियम की वजह से जो है आपका पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज जो है तैरता रहता है, तो वह नियम है देखो आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है इसकी वजह से जो है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जो जहाज है वो तैरता रहता है। चलो अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। वेयर आर द रेड ब्लड सेल्स मेड इन द ह्यूमन बॉडी। डी में जो है देखो आपका ऑप्शन है डी नंबर, ये आपको दिया गया है देखो यहाँ पे अस्थि मज्जा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए सही बताइएगा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर क्या है इसका। हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, या फिर जो है आपका देखो अस्थि मज्जा में। जो मानव शरीर में जो लाल रक्त कण है उसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो मानव शरीर में जो लाल रक्त कण है उसका निर्माण होता है देखो आपका अस्थि मज्जा में। ठीक है, अब यहीं पे देखो निर्माण तो होता है यहाँ पे, लेकिन इस क्वेश्चन इंडियन आर्मी करते हैं जिसे पूछते हैं कि जो लाल रक्त कण है उसका कब्रिस्तान किसको बोला जाता है। तो लाल रक्त कण का जो कब्रिस्तान है उसको देखो पलीहा को बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कभी आपसे कब्रिस्तान पूछे तो पलीहा होगा। ठीक है, और अस्थि मज्जा में निर्माण होता है और जो पलीहा है उसमें इसका अंत होता है, तो दोनों चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिला हुआ है, ये सवाल है आपका कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि। आइस फ्लोट्स इन वाटर बट सिंक्स इन अल्कोहल बिकॉज। पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बर्फ पानी के जमने से बनती है, बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, या फिर बर्फ से पानी हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। क्या होगा ये जो है आप सब यहाँ पे बताओगे। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। सभी लोग को आंसर करना है और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे सभी को बताना है। तो चलिए बिल्कुल सही जो है सभी लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल सही जो है सभी लोग यहाँ पे बताइएगा। तो बर्फ देखो पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूबती है, इसका जो कारण है ना वो है देखो ऑप्शन डी, ये जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि बर्फ से जो पानी है हल्की होती है परंतु अल्कोहल से जो है भारी होती है। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका कि निम्न विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है इसमें लिखा हुआ है देखो विटामिन ई। निम्न में से वह कौन सा विटामिन है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है, क्या होगा राइट आंसर। सभी लोग करिएगा और बिल्कुल सही बताइएगा इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होता है। बिल्कुल सही सभी को करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तो चलो सभी लोग बताओगे। आंसर किसी का ए आ रहा है तो किसी का डी आ रहा है, ठीक है, चलो किसी का बी भी है। आंसर देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ए बी डी अलग अलग बता रहे हो, देखो ध्यान से।
वह विटामिन जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है ना, वह विटामिन है आपका विटामिन सी। तो जिनका भी आंसर आया है ऑप्शन बी का, वह बिल्कुल सही बताएं। दो विटामिन होता है, याद रखना, विटामिन बी एंड आपका विटामिन सी। यह दो ऐसे विटामिन है जो कि जल में घुलनशील तो होते हैं, पर ये जो है शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, या शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी एंड सी सभी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन बी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। यहाँ पे याद रखना ये मिस्टेक हुई है, ठीक है, यहाँ पे बी कर लेना जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन मिला हुआ है आपका कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? Na2SO4 या फिर NaHCO3 या फिर Na2CO3 into 10H2O या फिर CaOH2। चलिए बताइएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। चलो सभी को आंसर करना है और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे सभी को बतानी है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने का सोडा जो उसका जो रासायनिक सूत्र है वो है देखो Na2CO3 into 10H2O। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन जो आपसे किया गया है। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि 1 जूल बराबर होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻³ ये पावर लिखे हुए, ठीक है, ये घात दिया हुआ है यहाँ पे 3, 5, 7 और 11 ये घात में है। ठीक है, 10⁵ वर्ग या फिर 10⁻7 अर्ग या फिर 10⁻11 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर जो है देखो आपका 10⁻7 अर्ग होता है। जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही किया है। चलो बिल्कुल सही, सी वालों का बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये सवाल जो है आपसे किया गया है। क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? वजह से जो है तरल से भरे हुए बीकर का तल जो है कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। चलिए बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा और सबको ही बताइएगा क्या आ रहा है आंसर सभी का। तो आंसर ए आ रहा है। चलो बिल्कुल सही, सभी ने जो है बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर किया हुआ है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए अपवर्तन। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ये सवाल देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला हुआ है। ये सवाल देखो क्या है कि निम्नलिखित संयंत्रों में, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर प्लांट्स, ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह या फिर विमंदक की तरह। किस प्रकार से जो है नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं? चलिए बिल्कुल सही आंसर करिएगा और सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। सभी को जो है बिल्कुल सही बतानी है। तो जो नाभिकीय संयंत्र है इनमें जो ग्रेफाइट है इसका जो प्रयोग है यह देखो लाइक अ मॉडरेटर, विमंदक की तरह जो है किया जाता है। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही, सी वाले बिल्कुल सही बता रहे हो, लगभग सभी का सी ही है। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। ये सवाल है कि कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एटम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें देखो आपका लिखा हुआ है फोटोन। क्या होगा? निम्न में से वह कौन सा है जो कि एक परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर डी में जो है आपका दिया हुआ है फोटोन। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे सबको बताइएगा। तो निम्न में से वह जो कि एक परमाणु का भाग नहीं है वह देखो फोटोन होता है। ठीक है, क्योंकि जो फोटोन है ये क्या है? तो ये देखो ये जो है प्रकाश का भाग है। ठीक है, ये जो है प्रकाश का भाग है, बिल्कुल सही। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो अगला सवाल आपको मिला हुआ है कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं द स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड? वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान या फिर अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। क्या होगा राइट आंसर? निम्न में से वंशागति के नियमों के अध्ययन को जो है क्या बोला जाता है? चलिए बिल्कुल सही आंसर करेंगे और सभी लोग जो है यहाँ पे बताइएगा। तो वंशागति के नियमों के अध्ययन जो है उसको देखो अनुवांशिकी बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या हो जाता है राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे मिला हुआ है। अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन आपसे किया गया है कि पराश्रव्य तरंगे मनुष्यों द्वारा अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय ह्यूमन सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती, कभी कभी सुनी जा सकती है। जो पराश्रव्य तरंगे हैं वह क्या होती हैं? जो पराश्रव्य तरंगे हैं वह किस प्रकार की होती हैं? बिल्कुल सही, सभी लोग करिएगा। सभी को आंसर जो है बिल्कुल सही बताना है। तो चलो सभी लोग बिल्कुल सही करोगे। पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? तो पराश्रव्य तरंगे जो है यह देखो मनुष्यों द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी, नहीं सुनी जा सकती। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको मिला हुआ है। अगला सवाल है आपका, ये किया गया है कि क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम? CaO, CaOH2, CaCO3 या फिर CaCl2। निम्न में से जो क्विक लाइम है
क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्विकलाइम का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो जो क्विकलाइम है इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये क्या है, तो ये है देखो CaO, ठीक है। और ये याद रखना, ये जो अनस्वीटेड लाइम होती है ये जो है बिना बुझा हुआ चूना भी इसको पूछता है इंडियन आर्मी की, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताइए, तो ध्यान में रखिएगा CaO होती है, ठीक है। और यदि बुझा हुआ चूना पूछेगा तो याद रखना CaOH2 होता है, ठीक है। स्वीटेड लाइम जिसको बोला जाता है, बुझा हुआ चूना अगर पूछेगा तो याद रखना CaOH2 हो जाता है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका, ये क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे किया गया है कि झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, फॉल्स गोल्ड इज नोन एज SnS1 FeS2 FeCl3, ये FeS2 लिखा हुआ है, ध्यान में रखना, ये जो है FeCl3 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन डी जो है ये दिया हुआ है देखो Fe2O3, क्या होगा राइट आंसर। निम्न में से जो है झूठा सोना को क्या बोला जाता है, झूठा सोना को जो है, झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो झूठा सोना जो है यह देखो FeS2 को बोलते हैं। क्या हो गया, हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही, सभी ने बिल्कुल सही जो है यहाँ पे आंसर बताया है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला हुआ है। ये सवाल जो है आपका किया गया है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, व्हाट कॉजेज द डिजीज कॉल्ड एथलीट फुट, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तीन ऑप्शन है, बताइएगा कि जो एथलीट फुट नामक बीमारी है यह किसके कारण होती है, जो एथलीट फुट नामक बीमारी है यह किसके वजह से जो है उत्पन्न होता है। तो जो एथलीट फुट नामक बीमारी पूछा हुआ क्वेश्चन इंडियन आर्मी का, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो यह देखो उत्पन्न हुआ है फंगस की वजह से, यह जो है होता है कवक की वजह से। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल यहाँ पे आपका है, देखो ये क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो का जो नाभिक है उसमें देखो पाया जाता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए वालों ने बिल्कुल सही किया है, बहुत अच्छे, सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही आया है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो दिया गया है, ये क्वेश्चन है कि सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एसिड्स रिएक्टिंग विथ मेटल्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सी में जो है देखो आपका दिया हुआ है ऑक्सीजन। तीन ऑप्शन है यहाँ पे, बताइएगा क्या होगा। निम्न में से जो सभी अम्ल हैं यह धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, बिल्कुल सही जो है सबको यहाँ पे रखनी है। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके जो है अम्ल देखो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये सवाल जो है आपको दिया गया है कि वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं, द आयन विच हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, या फिर जो है आपका देखो यहाँ पे है सम इलेक्ट्रॉनिक। बताना है कि वैसे आयन जिसमें सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो वैसे आयन जिसमें देखो सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन होंगे उसको जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, उसको जो है सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है कि दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मापन के लिए करते हैं। यदि आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी जल्दी से लाइक कर दें, उसके साथ साथ सभी अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो दाब के मापन के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं ना, वह यंत्र है देखो आपका एंड्रॉइड बैरोमीटर। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। याद रखना अगर कभी बैरोमीटर भी देगा तो ये भी सही हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो मिला हुआ है, ये सवाल है देखो आपका, ये क्वेश्चन जो आपसे किया गया है, क्या क्वेश्चन है कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है। खैरा द फेमस डिजीज ऑफ पैडी इज कॉज्ड बाय, फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी में जो है यह देखो लिखा हुआ है आपका जस्ता के कारण, ड्यू टू जिंक। किसकी वजह से जो है धान का खैरा रोग होता है, जिंक की वजह से, या फिर मिल्ड्यू की वजह से, फफूंदी की वजह से, या फिर बैक्टीरिया की वजह से, या वायरस की वजह से, किस वजह से जो है धान का प्रसिद्ध खैरा रोग होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन इंडियन आर्मी का और बहुत बार आया है। तो धान का खैरा रोग जो है यह देखो जस्ता के कारण होता है, यह जो है जिंक के कारण होता है। क्या हो गया यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे आंसर हो गया आपका जिंक, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका, क्वेश्चन आपसे किया गया है यहाँ पे कि प्रकाश वोल्टेज सेल, ये जो आपको दिया हुआ है देखो, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है।
यहाँ पे जो है दिया हुआ देखो, हाउ मच इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल्स। यहाँ पे बताना है आप सबको कि विच, यहाँ पे विच होगी आपकी, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से जो है सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का। सी में दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपसे भी होमवर्क में बताना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो, ये क्वेश्चन जो है आपसे किया गया है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? ठोस, तरल, प्लाज्मा या फिर डी में दिया हुआ है देखो आपका गैस। ठीक है, बताना है सभी को कि पदार्थ की जो है चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? ठोस होगी, तरल होगी, प्लाज्मा होगी या फिर गैस होगी? पदार्थ की जो है चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो जो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है यह देखो प्लाज्मा होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। आज आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर के हैं, सारे क्वेश्चन पिछले 3 साल के रखे गए हैं जो आए हुए हैं इंडियन आर्मी में। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको मिला हुआ है देखो। अगला सवाल है यहाँ पे आपका कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर ऑब्जर्व्स कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को या फिर अल्ट्रावायलेट किरणों को या फिर सभी किरणों को। वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत है यह किसको अवशोषित करती है? तो वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत है यह देखो अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट रेस को, यह जो है अवशोषित करती है ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट किरणों को। जिनका भी आंसर आया है यहाँ पे बिल्कुल सही जो है आपने यहाँ पे किया हुआ है, बहुत अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? विच आयन इज प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एस? H प्लस, H माइनस, OH माइनस या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें दिया हुआ है देखो आपका OH प्लस। क्या होगा राइट आंसर? भस्मों के जलीय घोल में जो है कौन सा आयन होता है? चलिए बिल्कुल सही आंसर करेंगे और सभी लोग जो है यहाँ पे बताइएगा। तो भस्मों का जो जलीय घोल है उसमें कौन सा आयन होता है? तो उसमें जो आयन है यह देखो है आपका ऑप्शन सी OH माइनस। अब जो अम्ल है, अम्ल के जलीय घोल में याद रखना H प्लस आयन होता है। ठीक है, जब भी आपसे पूछेगा कि अम्ल के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है तो अम्ल का जो जलीय घोल है इसमें देखो H प्लस आयन मौजूद होता है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मिला हुआ है आपको यहाँ पे कि हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर दिखाई देगा, विच विल द ग्रीन लेफी प्लांट बी विजिबल व्हेन केप्ट इन रेड लाइट? हरा, बैगनी, काला या फिर लाल? बताना है कि हरी पत्तियों का पौधा जो है उसको जब लाल रोशनी में रखेंगे तो हरी पत्तियों के पौधे को लाल रोशनी में रखने पर जो है कौन सा रंग दिखाई देता है? तो हरी पत्तियों के पौधे को जब लाल रोशनी में रखोगे तो उसके बाद जो है वह देखो काला दिखाई देगा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सी बिल्कुल सही आया है यहाँ पे, बिल्कुल सही जो है सभी ने यहाँ पे आंसर किया है ऑप्शन सी को, काला को। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? जो किण्वन की क्रिया है, किण्वन की क्रिया के दौरान जो है कौन सी गैस निकलती है? तो किण्वन की जो क्रिया है इसके दौरान देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेक्निकल वालों का है, 2020 का पेपर का क्वेश्चन है, तो सभी बताना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइंस्टीन के E बराबर MC स्क्वायर समीकरण में C किसका घोतक है? ये जो यहाँ पे C है यह किसके बारे में बताता है? इन आइंस्टीन E इक्वल टू MC स्क्वायर इक्वेशन C इज द डेमिनेटर किसका है? ध्वनि का, प्रकाश वेग का, प्रकाश तरंग दैर्ध्य का या फिर एक स्थिरांक का? चलिए बिल्कुल सही जो है सभी लोग आंसर करेंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। चलो बताओ सभी लोग क्या होगा आपका राइट आंसर? तो यह देखो आपका घोतक है, यह जो है बताता है प्रकाश के वेग के बारे में। जिनका भी आंसर आया है ऑप्शन बी आप सभी ने बिल्कुल सही किया है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज है, वुमेन्स वॉइस इज लाउडर देन मेंस बिकॉज वुमेन्स वॉइस इज। आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, या फिर आगे आपका ऑप्शन देखो तारत्व कम होता है या फिर तारत्व अधिक होता है। किस वजह से जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो आवाज है वो अधिक तीक्ष्ण होती है, इसका कारण क्या है?
तो देखिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो आवाज है उसका अधिक तीक्ष्ण होने का जो कारण है वो ये है कि उनका जो पिच है वह हाइयर होता है, उनका जो तारत्व है वह अधिक होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको मिला हुआ है, देखो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये सवाल है आपका कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल ऑफ साउंड डज द स्टेथोस्कोप वर्क? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। चलिए तीन ऑप्शन में से बताइएगा। सभी लोग बिल्कुल सही करिएगा, सभी को करना है और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे बतानी है। तो चलो सबको यहाँ पे आंसर बताओ क्या होगा यहाँ पे। तो देखो स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए परावर्तन। बहुत अच्छे। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ अ मेल्टिंग आइस? 0.8 कैलोरीज पर ग्राम, 8 कैलोरीज पर ग्राम, या फिर 80 कैलोरीज पर ग्राम, या फिर जो ऑप्शन नंबर डी है यह देखो लिखा हुआ है 536 कैलोरीज पर ग्राम। क्या होगा राइट आंसर? बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान जो है कितना होता है? तो बर्फ की गलन का जो गुप्त उष्मा का मान है यह देखो 80 कैलोरीज पर ग्राम जो है होती है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन आपका क्या मिला हुआ है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? हु डिड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? विटकर, हैके, लिनियस या फिर कोपलैंड? निम्न में से किसके द्वारा जो है 5 जगत वर्गीकरण किया गया? वह कौन है जिसने की 5 जगत वर्गीकरण किया है? तो जो 5 जगत वर्गीकरण है इसको किसने किया था? तो इसको जो है किया गया था विटकर के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए विटकर। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको मिला हुआ है, देखो ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? करना है कैसे होता है? तो यह देखो होता है KLMN। ठीक है, परमाणु संख्या कितना बोला है? 20 बोला है। तो पहली कक्षा में मानो हम लोग 2 रख सकते हैं, अगली कक्षा में भी 8 रखोगे, उसके बाद जो आपका 8 ही रहेगा। तो कितना हो गया? 2 और 8 10 और 8 18, तो लास्ट में आ जाएगा 2। मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा? तो वो होगा देखो 2 8 8 2 का, ये जो है राइट आंसर है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या होगा? तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन है देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा इस प्रकार। ठीक है, 2 8 8 2, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का या फिर केंद्रक? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? बिल्कुल सही। चलो सभी को करनी और बतानी है, तो बिल्कुल सही जो है सबको यहाँ पे करिए। कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र है, आया हुआ सवाल है, यह देखो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आप सभी ने जो है यहाँ पे बताया है, बिल्कुल सही जो है आप सभी ने यहाँ पे किया हुआ है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका और ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे देखो कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व या फिर सतह पर तेल का दबाव? चलो बताना है यहाँ पे कि जो मैनोमीटर है, मैनोमीटर के द्वारा जो है किसका मापन किया जाता है? जो मैनोमीटर इसके द्वारा किसका मापन करते हैं? चलिए लास्ट क्वेश्चन है और सभी लोग बताएंगे, तो चलो सभी के आंसर आने चाहिए और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे सभी लोग करेंगे। तो चलो आप सब पहले बताओ, उसके बाद ही जो है मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं। बिल्कुल सही सभी को करनी है, सभी की आंसर्स आनी चाहिए। चलो क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी बताओ यहाँ पे। तो बिल्कुल सही, चलो सभी की आंसर्स बिल्कुल सही आ रही हैं। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन बी गैस प्रेशर, गैसों का दाब। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल यहाँ पे जो है आप सभी ने बिल्कुल सही जो है आंसर यहाँ पे किया हुआ है, बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ जो है हमारी देखो आज की क्लास एंड हो रही है। आज जो आपको 35 क्वेश्चंस करवा दी गई हैं, सबको अपना स्कोर जरूर बताना कि 35 में से जो है आप सभी ने कितने क्वेश्चंस को सही किया। ठीक है, उसके साथ साथ जो मैंने आज आपको होमवर्क दिया है उसका भी आंसर सबको जरूर बताएंगे। तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में और जाकर जो है उसका राइट आंसर यहाँ पे बताओ कि उसका राइट आंसर जो है क्या होगा, जो मैंने आपको आज का होमवर्क दिया है। तो